बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। BS उर्दू 6th सेमेस्टर। अब्दुल्ला हुसैन का लिखा हुआ नावल नादार लोग, आज इसके बारे में बात करेंगे। अब्दुल्ला हुसैन के इब्तदाई हालात के मुतालिक 2 अदद नावल कैद और उदास नस्लें के साथ पेश किए जा चुके हैं। आप उससे इस्तिफ़ादा कर सकते हैं। और उदास नस्लें जो इनका पहला नावल था, उसके साथ भी इनके तफसीलन हालात पेश हुए हैं, आप उनको देख सकते हैं। नादार लोग का ज़्यादा हिस्सा 1947 के बाद के मुल्की हालात व वाक़यात पर मबनी है। नावल के बारे में बात करते हैं क्योंकि यही ज़्यादा इस वक्त ज़ेर बहस है। इनके इब्तदाई हालात हो चुके। इस दौरान मुल्क की ज़िंदगी में जो अहम वाक़यात सियासत या समाजी ज़िंदगी की सतह पर रूनमा हुए और उनके आम लोगों की ज़िंदगियों और सोचों पर जो असरात हुए, उन्हें नावल में ज़ेर बहस लाया गया है। यूँ पाकिस्तान की तारीख़ अदब के तनाजुर में हमें इस नावल में मिलती, यानी अदब भी है और तारीख़ भी है। नादार लोगों का मंजरनामा जो इस है वो 1897 से 1947 तक है, लेकिन ये बात भी काबिल ज़िक्र है कि नावल की कहानी का महवर ज़्यादातर 1947 से बाद का दौर है। इससे पहले के हालात नावल के प्लॉट की तश्कील में एक बुनियाद के तौर पर लिए गए हैं। अब्दुल्ला हुसैन खुद कहते हैं कि ये एक मखसूस अहद का अहाता करता है जो 77 बरसों के ऊपर मुहित है, यानी 1897 से 1947 तक। लेकिन ये सारा ज़माना सिर्फ कहानी का पस मंज़र है। यूँ इस नावल की बुनियादें पिछले 50 बरसों में बनती हैं, यानी 1947 से लेकर 1974 तक इनका अहाता करता है। ये उसका पस मंज़र है। अब्दुल्ला हुसैन के इस नावल को सामने रखकर अगर 1947 के बाद उनके साथ हालात का जायज़ा लिया जाए तो ये हकीकत वाज़ेह हो जाती है कि ये अरसा वाकई पाकिस्तान में एक फुल जो इवेंट थे उनके भरा हुआ है। उस अरसे से ये सारा जो तमाम इवेंट थे वो इसमें बहुत ज़्यादा मुनक़द हो चुके थे। इस मुल्क की आज़ादी के आगाज़ से ही बहुत से मसाइल सामने आना शुरू हो गए थे। महाजरीन की आबादकारी का मसला, असासा जात की तकसीम का मसला, इक़्तिसादी इंतज़ामी मसाइल, जो मसाइल जिन्होंने रोज़े अव्वल से ही मुल्क की जड़ों को खोखली करना शुरू कर दी थी। हकीकत पसंदाना नज़र से देखा जाए तो इन मसाइल की बड़ी वजह कांग्रेस का जानबदाराना रवैया था। वो शुरू दिन से ही ये जो इस तरह से उनको अपने रवैये में उनका जानबदारी ज़ाहिर हो रही थी। कांग्रेस की नाइंसाफ़ियों के बारे में वज़ीर आज़म चौधरी मोहम्मद अली लिखते हैं कि ताउन में दोनों मुल्कों का फ़ायदा था, लेकिन कांग्रेस की पाकिस्तान दुश्मनी ने उसकी बुनियादें उखाड़ दी। पंजाब में कत्लेआम, नकद बकायाजात, फ़ौजी साजो सामान के झगड़े, कश्मीर, नहरी पानी तनाज़ात, अगर इस कांग्रेस का इसका बस चलता तो बस शुरू में ही पाकिस्तान का गला घूंट देते। उनको इसकी कोई परवाह नहीं थी। क़याम पाकिस्तान के बाद हिंदू लीडर को इस बात में वो अंधे गाम में हो गए कि उन्होंने पूरे हिंदुस्तान पर हुकूमत करना थी, लेकिन अब उनको पूरे हिंदुस्तान की हुक्मरानी के ख्वाब वो पूरे नहीं हो सके और वो पाकिस्तान को कमज़ोर तरीन करके गिरा देना चाहते थे। हिजरत के फौरी बाद के मसाइल जो दरपेश थे वो सामने वक्त के साथ साथ आते रहे। वक्त गुज़रता रहा, गुज़रना होता है। दरअसल बुनियादी तौर पर नादार लोग ऐसी नादार कौम की कहानी है जो नस्ल दर नस्ल ग़ुलामी का तोक़ पहने अपने ऊपर मुसल्लत किए जाने वाले डिक्टेटर, सियासतदान, जागीरदार और के आगे अपना सर तस्लीम ख़म करती रही, झुकाती रही। अब्दुल्ला हुसैन ने ग़ुलामी की इस तकलीफ़ दे दायरे की हदूद को बड़ी इब्तदाई सतह से वाज़ेह किया है। नावल में ईंटों के भट्टों पर काम करने वाले मज़दूर, औरतें, बच्चे जो नस्ल दर नस्ल भट्टे वालों के ग़ुलाम होते जाते हैं और नस्ल दर नस्ल इंसानी अर्ज़ानी और बेवकूफ़ी पर, हमारी ज़हनी इखलाकी पसमानदगी पर भरपूर चोट करते हैं। पेश की उनको रकम दे दी जाती है और उनके ख़ानदान उस रकम के ऊपर पलते रहते हैं और भट्टे वाले अपने फ़ायदे उठाते रहते हैं। इसमें 5 साल से लेकर 80 साल की उम्र तक मज़दूर, औरत, बच्चे नहीं देखते, ये देखते हैं कि हाथ कितने हैं काम करने वाले।
इस हिसाब से ये काम चलता है। ये नादार लोग ऐसा नावल जिसमें फ़नी पुख्तगी फ़िक्री गहराई से अब्दुल्ला हुसैन के दूसरे तमाम नावलों से इसको अलग कर इनफरादियत अता करती है। अगरचे कहीं कहीं अब्दुल्ला हुसैन की तफसीली मंजरनिगारी, तवील मुकालमे, जज्बात से बिफरी हुई तकरीरें कारी को गिरां गुजरती हैं, ताहम ये लिखने वाले की अपनी घुटन भी है, असाबी तनाव भी होता है जिसका वो कैथारसिस करता है। नावल के किरदार एजाज, कैप्टन सरफराज और बशीर बज़ाहिर अपनी अपनी जगह मरबूत और मुतहरिक किरदार हैं, लेकिन यही किरदार बदलते हुए हालात व वाक़यात के तहत शिकस्त व रेख्त की जिन ज़हनी रूहानी कर्ब इज़्तिराब से गुज़रते हैं उसकी अलग दास्तान है। स्कूल मास्टर है एजाज, जो मज़दूर यूनियन के हकूक़ की खातिर जदोजहद में सारी ज़िंदगी वक़फ़ कर देता है, जिसे सिले में मुनाफ़कत मिलती है। गरीबों के लिए आवाज़ उठाने वाला पुरजोश बशीर, जो आखिरकार मुआशरे से अपने साथ हुई ज़्यादतियों का इंतकाम लेने के लिए एक मनफी किरदार का रूप धार लेता है। और कैप्टन सरफराज, जो मशरक़ी पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ की खातिर 1971 की जो पाक भारत जंग थी उसमें शामिल होता है और बतौर जंगी कैदी जो भारतीय कैंप नंबर 98 में अज़ियतनाक ज़िंदगी गुजारता है और फिर तवील अरसे के बाद वतन वापस आता है। जो एक नज़रिया हुआ था, जो एक मुआहदा हुआ था, उसके तहत जब पाकिस्तान आता है और उसे अंदरूनी और बैरूनी साजिशों के तहत उसे गद्दार का इल्ज़ाम इसके ऊपर लग जाता है, उसे ओहदे से अलग कर दिया जाता है और इस कालमिया उसे मुनाफ़कत भरे इस मुआशरे में हर शख्स कालमिया बन जाता है। उस कालमिया तीनों किरदार अपने अपने अंदर इसी सूरत हाल की अक्कासी करते नज़र आते हैं। नावल के ख़वातीन के किरदार जो नसरीन, नसीमा, सकीना और कनीज़ अगरचे मर्दाना किरदारों की तरह मजबूत और फ़ाल तो नहीं हैं, फिर भी हमारे मुआशरे में औरत को दिए गए मुकाम के ऐन मुताबिक तराशे गए हैं। जहाँ जागीरदाराना समाज में औरत को मर्द हमेशा अपने से कम तर शय समझता है और उसे इस्तेमाल करता है, फिर चाहे वो भट्टे पर काम करने वाली कनीज़ हो या यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली नसरीन, वो ऐसी महकूम और मजबूर औरत ही रहती है जिसे अज़ल से मर्द की राहत के लिए तख्लीक किया गया है और वो मर्द की मर्ज़ी से ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर है। नादार लोग बुनियादी तौर पर उदास नस्लों का तसलसल ही है। 65 की जंग, फिर सकूत डाका और बलोचिस्तान में रियासती ऑपरेशन के तनाजुर में कहानी लिखी गई है। अब देखते हैं कि मशरक़ी पाकिस्तान में शिकस्त और अलहदगी का तयन करते हुए खुद जो रिपोर्ट तरतीब दी गई उसमें तमाम डिक्टेटरों को मंजर आम पर लाने की कोशिश की गई जो इस काम में बराबर के शरीक थे। उन हक़ाइक़ से भी पर्दा उठाया गया जिनका खमियाजा हम आज तक भुगत रहे हैं। मसलन नावल का मरकज़ी किरदार एजाज प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके सामने इस हवाले से चंद हक़ाइक़ का इंकशाफ करता है और बताता है कि वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल, पहले वज़ीर-ए-आज़म के कत्ल, 2 मार्शल लॉ से लेकर 2 जंगों के मुतफरक जो हालात थे, वो सियासत की कलाबाजियों से लेकर तीसरी जंग के हमारे इल्म में कुछ नहीं आया। क्या हुआ, क्यों ही हुआ, किसने किया, फ़ैसले क्या हुए, किस वजह से हुए और उन पर उनके नतीजा में हमें क्या मिला, क्या हुआ, जो मुसीबतें नाज़िल हुई उनका ज़िम्मेदार कौन था। हम अंधेरे में टामक टोइयाँ मार रहे हैं। आगे अयूब खान से इक़्तिदार छीनना, याह्या खान के हवाले करना, ये सब सियासत इस नावल में मौजूद है और उसमें वो बताते हैं कि किस तरह से हालात आगे चलते रहे। और जो मेजर सरफराज का जिक्र हुआ है, जो मेजर था और याकूब आवान का बेटा था, फ़ौज में मेजर था, वो बताता है कि उसका बाप कम उम्री में ही इंतकाल कर गया था और बड़े भाई एजाज ने उसकी परवरिश की और उसे फ़ौज में वो चला गया। और एजाज ख़ुद बेचारा स्कूल मास्टर था और मज़दूर यूनियन के साथ अरकान से ताल्लुकात की बिना पर उसे मुलाजमत से फ़ारिग कर दिया गया था। एजाज का मुकाबला और वास्ता जागीरदाराना तबके से पड़ता है जिसकी नुमाइंदगी नावल में मलिक जहांगीर का किरदार करता है, इसलिए इसकी ये बैकग्राउंड बताई गई है। और अगरचे वो गरीबों की हमायत करने वाली तंजीम का मेंबर था मलिक जहांगीर, लेकिन वो खुद इस्तेहसाली कुव्वतों का नुमाइंदा बन जाता है
عبداللہ حسین کہتے ہیں کہ ادیب کو ہر پہلو کی نشاندہی کرنی چاہیے اور اسے ادارے کی تنقید اس طرح سے کرنی چاہیے کہ کوئی بڑے سے بڑا جو بھی کرپٹ ہو اس کے بارے میں لکھے، کرپشن ہو، ناانصافی کے خلاف برسر پیکار ہو۔ ادیب کو ہر بات جو ہے وہ کلیئر کہنی چاہیے، پاکستان کے حالات کا جائزہ اسے لینا چاہیے۔ کوئی شعبہ یا کوئی ادارہ ایسا ہمارے ملک میں نہیں ہے جہاں کرپشن نہ ہو، یہ سب کچھ بتانا چاہیے۔ اس افراتفری سے سب سے زیادہ لوگ متاثر ہو رہے ہیں، وہ ہیں غریب، اس لیے اس ناول کا نام نادار لوگ رکھا گیا ہے۔ اور یوں بے شمار نادار لوگوں کی زندگیوں کے نشیب و فراز سے اس ناول کی کہانی تشکیل دی گئی ہے۔ تقسیم کے بعد سماجی حالات کو مد نظر رکھ کر اس ناول کا جائزہ لیا جائے تو سماج کا کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے اطوار اور طرز عمل کا مشاہدہ ناول میں نہ ملتا۔ اس کے ساتھ سیاسی سطح پر ہونے والی ہلچل، آمریت اور دیگر امور کی بھی کامیاب عکاسی کی گئی ہے۔ سیاسی طور پر پسماندگی کی وجہ سیاسی جوڑ توڑ نے بھی ملک کو کافی نقصان پہنچایا ہے۔ تاریخ میں دیکھیں تو بہت سے اسکندر مرزا جیسے لوگ بھی گزرے ہیں جو کہ جوڑ توڑ کے بادشاہ تھے اور انہوں نے بھی ریپبلکن پارٹی بنا ڈالی تھی۔ اس سیاسی جوڑ توڑ کا جو ناول ہے اس میں بہت اچھی طرح تفصیلاً ہر بات کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ ناول بھی ہے اور تاریخ بھی ہے، ملک کی تاریخ ہے۔ سیاسی طور پر ملک کی جڑیں کھوکھلی کرنے والوں کی ناول میں خوب عکاسی کی گئی ہے۔ بہت سے حقائق ملا کر نادار لوگوں کی کتھا بیان کی گئی ہے، بلکہ حمود الرحمن رپورٹ کی بھی لگتا ہے انہیں کچھ خبر ہو گئی تھی جس کا انہوں نے ذکر کیا ہے کہ کس طرح سے یہ حالات یہاں چلے۔ اب آپ اس کو خود بھی پڑھ سکتے ہیں، ناول پڑھیں اور اس کو بھی سنیں اور اپنے کویشچن کی تیاری کرنے کے لیے اس میں سے حقائق بھی آپ لے سکتے ہیں۔ اور لنک کیجئے، شیئر کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ شکریہ، السلام علیکم۔